वैसे देखिए, हम आपको जो बताए हैं पीछे बैकग्राउंड, ठीक है, वो तो आप लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि क्या है मुद्दा, क्या है इंडो फ्रांस का, जब हम बात करते हैं। देखिए, वो है ना, सिप्री का रिपोर्ट है, ठीक है। सिप्री का आपको है इंटरनेशनल आर्म्स ट्रेड एंड ट्रांसफर, ठीक है। इस रिपोर्ट में ये हुआ है कि पहली बार है ना, पहली बार ये हुआ है कि हमारा जो इंपोर्ट का जो शेयर है ना, ठीक है, 1964 1965 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि रशिया से जो हम आर्म्स का इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो रशिया से जो इंपोर्ट करते हैं तो उसका शेयर है ना रशिया का, हमारे इंपोर्ट में, टोटल इंपोर्ट में, वो बिलो 50% गया है, ठीक है। नहीं तो अब तक क्या रहा, अब तक होता ये था कि आपको जो हर बार जो रिपोर्ट आता था, तो उसमें से मोर देन 50% जो हम इम्पोर्ट करते थे ना आर्म्स, वो रशिया से होता था, ठीक है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि जो 50% जो उनका लगभग आधे से ज्यादा जो शेयर होता था, वो डिक्लाइन कर गया है, ठीक है। और ये ऐसा पहली बार हुआ है, तो ये हमें ये दर्शा रहा है कि हमारा जो आर्म्स का जो हमारा प्रोक्योरमेंट है, जो सोर्स है, जो खरीदारी है हम आर्म्स का, शस्त्रों का, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं। मतलब उसको हम लोग अलग अलग देशों से हम लोग खरीद रहे हैं, ना कि हम लोग अब एक दूसरे को, एक कंट्री के ऊपर ज्यादा रिलायंट हैं, ठीक है। क्योंकि एक कंट्री के ऊपर आप ज्यादा रिलायंट रहेंगे तो आप आज के डेट में क्या हो सकता है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे कि उसका क्या रिपरकशन हो सकता है। तो देखिए। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ, बताइए। सर सिप्री का रिपोर्ट के हिसाब से तो अभी मतलब ओवरऑल इंडिया का ओवरऑल जो इम्पोर्ट बिल है आर्म्स का, वो तो ऑलरेडी घटा है ना सर। तो मे बी ये भी तो रीजन हो सकता है सर। क्या घटा, आर्म्स का इंपोर्ट घटा है इंडिया का? यस सर, मतलब ओवरऑल जो आर्म्स का हाँ, जो तो इम्पोर्ट। देखिए, तो ओवरऑल इंपोर्ट घटा है वो तो ठीक है, तो हम तो आपको जो इंपोर्ट करता था उस कंटेक्स्ट में हम आपको बता रहे हैं ना, ठीक है। हर साल जो इंपोर्ट का जो होता था वो टोटल शेयर हम आपको बता रहे हैं ना, ठीक है। कि जैसे तो इसमें उससे उसका लेना देना नहीं है, ठीक है। जैसे कि रशिया का पहले जो इंपोर्ट करते थे हम, उसमें मोर देन 50% होता था। अब जो इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें आपको वो लेस देन 50% है, ठीक है। तो वो ट्रेंड से उस मतलब उससे रिलेटेड ज्यादा ज्यादा वो नहीं है, ठीक है, समझ गए। यस सर। देखिए, अब जैसे कि हम इंडिया फ्रांस का अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे कि आप लोग शायद हम लोग, हमको लगता है ज्यादातर चीज आप लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर आपको कुछ कुछ नया इन्फॉर्मेशन भी आपको हम दे सके, कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, इंडिया अगर फ्रांस का अगर हम रिलेशन के कंटेक्स्ट रिलेशन का बात करेंगे ना, रिश्तों का बात करेंगे, तो क्या है कि वो हमारा है ना एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक स्टेडी और रिलायबल पार्टनर रहा है, ठीक है। एक स्थिति मतलब एक स्थिर और विश्वसनीय साथी रहा है, ठीक है। मतलब जब भी हमारे ऊपर, मतलब जब भी हमारे इंडिया के ऊपर, कंट्री के ऊपर ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया है, ठीक है, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी से हो, ठीक है, या आपको हमारा नेबर्स हो, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, ठीक है, चाहे यूएसए का सैंक्शंस लगाना हो, आपको न्यूक्लियर, जब हमने क्या है 1998 में जो हमारा अपना न्यूक्लियर, जब हम अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर किए थे, ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि हमारे देश के ऊपर यूएसए ने बहुत सारा सैंक्शंस लगा दिया था, ठीक है। लेकिन उस समय भी हमारा साथ अगर किसी ने दिया, किसी यूरोपियन कंट्री ने दिया, ठीक है, तो वो कौन सा देश था, वो आपको रशिया, सॉरी, वो आपको फ्रांस था, ठीक है। और इवन अगर हम, जैसे कि क्या था कि रशिया का भी अगर आप देखोगे ना, तो रशिया जैसे कोल्ड वार के बाद क्या है, वो बेचारा खुद अपना वो अलग थलग हो गया था। नहीं तो उससे पहले क्या था, रशिया हमारा हर बार, मतलब हमारा जो भी यूएनएससी में कुछ भी रेजोल्यूशन आता था या कुछ भी होता था, तो यूएसए मतलब रशिया हमारे साथ हमेशा खड़ा होता था, ठीक है। लेकिन कोल्ड वार जब खत्म हुआ तो रशिया उस स्थिति में नहीं था, ठीक है, कि वो हमको खुल के सपोर्ट कर सके, ठीक है। तो उस समय अगर हमारा हमारे समर्थन में अगर कोई देश आया तो वो था फ्रांस, ठीक है। जब हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा, जब हम न्यूक्लियर वेपन को, अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया, तो वहां पे फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहा और हमारे स्टैंड को उसने जस्टिफाई करने की कोशिश किया, ठीक है। उन फ्रांस मतलब ये बताने का कोशिश किया, ठीक है, कि हमारा एक सोवरिन राइट है, ठीक है, हमारा एक स्वायत्तता का अधिकार है कि हम अपने आप को सिक्योर करने के लिए, अपने आप को सेफ करने के लिए हम कोई भी एक्शन है ना ले सकते हैं, ठीक है। तो वहां पे फ्रांस हमारे साथ उस समय भी खड़ा रहा। लेकिन अगर जैसे हम रशिया का बात करेंगे ना, तो रशिया दबाव में आ गया था उस समय, क्योंकि हम आपको एक उदाहरण देते हैं कि क्या था कि हम लोग अपना क्या था ना कि हम लोग एक क्रायोजेनिक इंजन डेवलप कर रहे थे, ठीक है।
तो रशिया क्या था कि रशिया का साथ हमारा एग्रीमेंट था कि रशिया हमें हमें मदद करेगा क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने में। ठीक है, जब हम स्पेस को लॉन्च करने में जो यूज करते हैं ना, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में हम बता रहे हैं। तो रशिया रशिया क्या किया कि रशिया के साथ हमारा एक एग्रीमेंट था कि हम क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करेंगे उसके साथ। लेकिन रशिया क्या किया कि प्रेशर में आके, दबाव में आके उन्होंने रशिया उस एग्रीमेंट से बैकआउट कर दिया। ठीक है, तो इसी कारण क्या हुआ ना कि जब जैसे कि हम अपना जो GSLV मार्क MK3 ये सब आप देखते हो, तो वो हमारा हमको एक क्रायोजेनिक इंजन को डेवलप करने में है ना काफी समय लग गया। ठीक है, क्योंकि हम क्या था, इनिशियली हम रशिया के ऊपर डेवलप मतलब आश्रित थे। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब था सिर्फ ये है कि रशिया मतलब, हाँ हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? ठीक है, देखिए, तो यहाँ पे क्या था ना कि फ्रांस उस समय हमारे साथ खड़ा रहा और हमारा जो स्टैंड है उसको वो जस्टिफाई करने का कोशिश किया। ठीक है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो हमारा स्टेडी एंड रिलायबल पार्टनर रहा है। उसके बाद देखिए कि जब पुलवामा अटैक हुआ, ठीक है, चाहे आपको UN सिक्योरिटी काउंसिल में जब हम, ये आपको जो हमारा इंटरनेशनल टेररिस्ट है उसको अगर हम ग्लोबल टेररिस्ट बनाने के लिए जो हम लोग एक रेजोल्यूशन लेके आते थे, ठीक है, तो वहां पे भी फ्रांस हमारे साथ खड़ा रहा। चाहे आपको FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, वहां पे भी हमारा, वहां पे भी जो भी हमने स्टेप्स लिए पाकिस्तान को मतलब ब्लैक लिस्ट, वो ग्रे लिस्ट ये सब में डालने के लिए, उसमें हमारा फ्रांस ने मदद किया। ठीक है, उसके बाद आगे हम आपको बताएंगे कि बहुत सारा आपको आपको एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स है जो आपको मतलब सिंपल वे में बोले तो जो आपको जो ये परमाणु हथियार है ना, उसके परिक्षेपण को मतलब उसके प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए है ना बहुत सारा आपको ट्रीटीज और कन्वेंशन को डेवलप किया गया है। या बहुत सारा एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपको क्या है, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप है, या वासेनार एग्रीमेंट है, या MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है। उन सब में है ना फ्रांस ने हमारा उन सब के इंक्लूजन में है ना फ्रांस ने हमारा साथ दिया। इवन नेशनल सिक्योरिटी, ये जो आपको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप है NSG, उसके हम मेंबर्स नहीं है, उसमें भी हमारा, उसमें उसके इंक्लूजन में भी फ्रांस हमारा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, तो हमारा, तो देखिए हमारे कहने का ये मतलब है ना कि फ्रांस और इंडिया में एक चीज क्या सिमिलर है ना, वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। ठीक है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मतलब क्या, जैसे हम आपको इंडिया मालदीव से क्लास में बताए थे, इसका मतलब ये कि हम क्या है ना किसी कंट्रीज के दबाव में आके ना अपने कोई डिसीजंस को नहीं लेंगे, या अपने मतलब किसी कंट्रीज के साथ है ना अपने आप को एक फॉर्मल वे में है ना अपना अलाई डिक्लेयर नहीं करेंगे। जैसे आप USA का देखोगे ना, तो USA का क्या है कि आपको कुछ ट्रीटी अलाइज है उनके। ठीक है, अलाइज नहीं, ट्रीटी अलाइज, मतलब उनके साथ ट्रीटी साइंड है उनका, मतलब अलाइज के लिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया और भी कुछ कंट्रीज है, इंग्लैंड हो गया, तो ये सब USA का क्या है कि आपको ट्रीटीज अलाइज है। लेकिन इंडिया क्या है ना, हमें जैसे क्या है कि उनके लिए हमारा अगर फॉरेन पॉलिसी का अगर आप पूरा ट्रेजेक्टरी देखोगे, तो हमने ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना, मतलब अपने आप को स्वायत्त रखने का, कि हमारा जो डिसीजन होगा हम नेशनल इंटरेस्ट के आधार पे लेंगे, अपना राष्ट्रीय हित के आधार पे लेंगे। ठीक है, अपना जो वैल्यूज है, हमारा जो अपना वैल्यू है, ठीक है, उसके बेसिस पे लेंगे। तो ये जो पॉलिसी है ना इसको हम लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बोलते हैं। और इसी का परिणाम ये था ना कि जब आजादी हमको मिला था, तो आजादी मिलते ही क्या एक नया चीज शुरू हुआ। आप अगर ग्लोबल लेवल पे देखेंगे, ग्लोबल ऑर्डर के लेवल पे देखेंगे, तो वो एक कोल्ड वार का आपको फिनोमेनन स्टार्ट हुआ। ठीक है, जिसमें क्या था, वर्ल्ड था ना कि ग्रुप्स में बट गया था। ठीक है, कुछ कंट्रीज प्रो रशिया हो गए थे, कुछ कंट्री प्रो USA हो गए थे। ठीक है, तो वहां पे भी हमने अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करने के लिए, अपने स्वायत्ता को मेंटेन करने के लिए हमने क्या किया था, हमने नैम का पाथ मतलब अपनाया था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का पाथ अपनाया था। ठीक है, तो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना हमारा एक कोर फॉरेन पॉलिसी का प्रिंसिपल रहा है या गोल रहा है। ठीक है, जिसको अचीव करने के लिए हम लोग जो भी सरकारें आई है, ये जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है ना उसको उसको बना के रखने का कोशिश किया है। इसी कंटेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो क्या आज के डेट में जो रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि USA के दबाव में हम लोग नहीं आए। ठीक है, जैसे इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो हमने क्या किया, हमने आपको रशिया से, जब हमें हमारा नेशनल इंटरेस्ट था, तो हमने रशिया से भी जो क्रूड ऑयल है उसको प्रोक्योर किया है ना, क्योंकि हमें रशिया के साथ क्या अपना जो रिलेशन है, जो हम आपको डिफेंस का ऊपर बताएं, वो कितना वाइटल कंपोनेंट है। अगर रशिया अगर हाथ खड़ा कर देगा तो फिर हमारा एकाएक जो हमारा पूरा डिफेंस का जो सेटअप है वो कोलैप्स हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को हम सुरक्षित रखने के लिए क्या किए, हम लोग जो जो क्रूड ऑयल का जो हमारा उनके साथ जो ट्रेड था उसको हमने कंटिन्यू रखा।
ठीक है। उसके बाद देखिए अभी लेटेस्ट अगर आप देखिएगा तो जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट पे जैसे मतलब यूएसए का अगर आप देखे होइएगा तो हम आपको, जैसे उनका एक काटसा का पॉलिसी है ना। काटसा के बारे में कोई सुने हैं आप लोग, यूएसए के काटसा यस पॉलिसी के सर। बारे में? ठीक है। तो वो किन किन कंट्रीज के लिए बनाया है यूएसए ने? सर नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया के। हाँ, नॉर्थ कोरिया, ईरान और रशिया के कंटेक्स्ट में उन्होंने काटसा एक कानून यूएसए का है, डोमेस्टिक लॉ है उनका। ठीक है। तो ये लॉ क्या करता है ना, यूएसए का कहना है इस लॉ के अकॉर्डिंग कि इन तीनों देश के साथ, ठीक है, अगर आप कोई कोई डिफेंस, ठीक है, या कोई इकोनॉमिक रिलेशंस आप बिल्ड करते हो, ठीक है, तो आपके ऊपर यूएसए क्या करेगा, सैंक्शंस लगा देगा, प्रतिबंध लगा देगा। ठीक है। तो लेकिन हमने इस चीज को उतना सीरियसली नहीं लिया। ठीक है। चाबहार पोर्ट को हमने ईरान के साथ हमने चाबहार पोर्ट को मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए हमने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट अभी साइन किया। ठीक है। तो ये भी क्या, हमारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का जो प्रिंसिपल है उसको ये दर्शा रहा है। ठीक है, कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट है भाई चाबहार पोर्ट, क्योंकि हमें अगर अफगानिस्तान के साथ हमें मतलब अगर लॉन्ग टर्म रिलेशन बिल्ड करना है, ठीक है, या हमको सेंट्रल एशिया के साथ अगर हमको रूट चाहिए, ट्रेड रूट चाहिए, ठीक है, जिसमें हमको पाकिस्तान का सहारा न लेना पड़े, तो इस कंटेक्स्ट में क्या है, हमारा ये जो इंटरेस्ट है, हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है, उस कंटेक्स्ट में क्या है कि चाबहार पोर्ट एक वाइटल कंपोनेंट है हमारा नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का एक पूरा फिलोसफी है, पूरा गोल है। ठीक है। तो हमारा क्या है ना कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारा एक कोर फॉरेन पॉलिसी गोल रहा है या प्रिंसिपल रहा है। इसी तरीके से क्या है ना, फ्रांस में भी है ना, फ्रांस का भी अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखोगे तो फ्रांस में भी है ना, वो लोग स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को है ना, वो लोग काफी ज्यादा उस चीज पे एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है। जैसे कि आप देखोगे कि यूरोप, जैसे कि यूएसए है, चाहे यूरोपियन यूनियन है, तो उनका चाइना के साथ एक, उनका जो यूएसए का जो फॉरेन पॉलिसी होगा और यूरोपियन यूनियन का जो फॉरेन पॉलिसी होगा, तो उसमें आपको एक कन्वर्जेंस दिखेगा। ठीक है, उसमें आपको एक समानता दिखेगा। लेकिन अब फ्रांस का अगर, लेकिन आप उसको आप माइक्रो डिटेल में जाओगे, अगर फ्रांस के साथ तुलना करोगे ना, तो फ्रांस का जो आपको पॉलिसी है ना, उसमें आपको एक डाइवर्जेंस दिखेगा, उसमें एक आपको एक कुछ अलग अप्रोच दिखेगा। ठीक है, यही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, कि मतलब फ्रांस का भी यही कहना है कि हम भी क्या करेंगे, कि उनका उनका भी यही मानना है कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, वो हमारे लिए एक सर्वोपरि है। ठीक है। और वो लोग भी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को जो प्रिंसिपल है ना, उसको वो लोग बहुत चेरिश करते हैं, उसको भी वो लोग है ना बहुत मतलब उस चीज का है ना संरक्षण करते हैं। ठीक है। तो ये क्या है ना कि हमारा एक कन्वर्जेंस है, अगर हम फॉरेन पॉलिसी के अगर गोल्स का बात करें, प्रिंसिपल से बात करें, तो ये भी एक कारण रहा है कि जब 1998 में चाहे हमारे ऊपर इतने सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, या हमारे ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है, तो फ्रांस क्या है कि एक इंडिपेंडेंट पाथ लेता है, फ्रांस एक अलग पाथ लेता है। ठीक है। जो उसके पार्टनर्स है, जो यूएसए हो गया, चाहे यूरोपियन यूनियन हो गया, उससे वो अलग पाथ लेता है। यही एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का प्रिंसिपल है। ठीक है। तो उनके लिए भी क्या है कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उनके लिए भी उतना ही रेलेवेंस है, ठीक, रेलेवेंट है, उनके लिए भी इतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए। ठीक है। तो ये एक आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो गया। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद देखेंगे क्या, जैसे कि हम आपको बताएं कि इंडो पैसिफिक में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो ग्लोबल ऑर्डर जो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे कि आपको चाइना के, आपको जो ग्लोबल लिबरल ऑर्डर है, जो वैश्विक जो हमारा लिबरल व्यवस्था है, ठीक है, वैश्विक उदार व्यवस्था जो, जैसे जैसे मतलब वैश्विक लिबरल ऑर्डर बोलते हैं, उसका मतलब क्या, जैसे कि आपको यूनाइटेड नेशंस हो गए, ठीक है, या WTO हो गया, ठीक है, तो इस टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको ग्लोबल पीस, प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए बनाया गया है। ठीक है। तो इन सब के जवाब में, ठीक है, चाहे जैसे कि आपको वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, इन सब के रिस्पॉन्स में क्या है, आप देखोगे तो चाइना भी है ना, धीरे धीरे अपना एक उन्होंने वो क्या कर रहे हैं, अपना एक सेटअप डेवलप कर रहे हैं। जैसे आप देखा होगा आपने, क्या है AIIB, है ना, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ठीक है। तो वो क्या है कि आपको वर्ल्ड बैंक के सब्स्टिट्यूट में उसको एक पोर्ट्रे किया जाता है चाइना के द्वारा। ठीक है। तो इस तरीके से चाइना क्या है कि अपना भी है ना एक जो ग्लोबल ऑर्डर है उसको अपने हिसाब से भी ना वो शिफ्ट करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। या अपने हिसाब से उसको ना चेंज करने का कोशिश कर रहा है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि आप देखोगे कि जैसे हम ग्लोबल लिबरल ऑर्डर बोले, ठीक है, तो उसको मेंटेन कौन कर रहा है, उसको मेंटेन यूएसए कर रहा है ना। तो यूएसए क्या करता है कि आपको, जैसे यूएसए का क्या, उनका सबसे बड़ा तकिया कलाम क्या है उनका, यूएसए का, कि कुछ भी होता है तो वो क्या करते हैं, कंट्रीज के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है। जैसे म्यांमार हुआ, म्यांमार में भी जो भी उनका
एक सिविल वार टाइप का जो सिचुएशन है, तो उन्होंने म्यांमार के ऊपर, जैसे कू हुआ था वहां पे, तख्ता पलट हुआ था, तो म्यांमार पे उन्होंने आपको सैंक्शंस लगा दिया, ठीक है। ईरान के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया। तो इसका प्रभाव क्या पड़ रहा है? इसका प्रभाव ये पड़ रहा है ना कि उनके उनके पास है ना एक आज के डेट में, जैसे रशिया के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिया, ठीक है, यूक्रेन वार के बाद। तो इन सैंक्शंस का बात ये होता है कि सैंक्शंस का क्या प्रभाव पड़ा? तो सैंक्शंस का ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। क्यों नहीं पड़ा प्रभाव? तो उनके पास है ना एक पार्टनर खड़ा है कि आप कुछ भी करोगे, ठीक है, चलो भाई हमारे पास आ जाओ, हम है ना आपके साथ करें। वो है चाइना, ठीक है। जिसके ऊपर सैंक्शंस लगता है चाइना, उसके पास, वो चाइना के पास जाता है और चाइना पूरे उसको खुले बाहों से उसका स्वागत करता है, ठीक है, क्योंकि दोनों का नीड है। चाइना भी चाह रहा है कि हमको हमारा जो ग्लोबल प्रेजेंस है, जो वैश्विक हमारा जो स्थिति है, या हम ग्लोबल पावर जो बनना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या है, हमारा जो इन सारे कंट्रीज के साथ हमारा जो रिलेशन है उसको हमें स्ट्रेंथन करना ही पड़ेगा। इन सारे कंट्रीज में हमारा इकोनॉमिक प्रेजेंस या मिलिट्री प्रेजेंस, ये सब हमको बढ़ाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे रशिया का ही आप देखोगे तो इतने सारे सैंक्शंस लगे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। और यूक्रेन वार जो चल रहा है वहां पे भी मतलब चाइना क्या उनको खुद खुल के सपोर्ट कर रहा है। उनसे तेल तो हम भी खरीद रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उनको वो डिफेंस सप्लाईज दे रहा है चाइना। इवन इवन उनको मिलिट्री इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है अपने सैटेलाइट्स के डेटा के थ्रू। कितने सारे रिपोर्ट्स आए हैं ऐसे। तो वही कहने का मतलब है कि ये जो ग्लोबल जो ऑर्डर है ना, जो लिबरल ऑर्डर जो है ना, इसको जो चैलेंज किया जा रहा है ना चाइना के द्वारा, ठीक है, उसमें भी है ना क्या है कि इंडिया को है ना, ये सारे जो कंट्रीज है, जब भी आप जैसे कि आपको यूएसए का आपको मान लीजिए क्वेश्चन आता है, या आपको यूरोपियन यूनियन का क्वेश्चन आता है, या फ्रांस से क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो उस कंटेक्स्ट में ना आप इस बात को आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि ये जो पूरा ये जो ग्लोबल ऑर्डर जो को जो चैलेंज किया जा रहा है, उसमें क्या है कि इंडिया को ये सारे कंट्रीज है ना एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखते हैं, ठीक है। ये सारे जो कंट्रीज है इंडिया को एक रिलायबल पार्टनर के तौर पर देखते हैं, ये आपको हो गया, ठीक है। उसी में जैसे कि आप लोग अगर आप न्यूज पेपर पढ़ते होंगे तो पिछले 2-3 साल में ना दो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है, ठीक है। एक है आपको एक है आपको डी रिस्किंग, ठीक है, और एक है डी कपलिंग। रिलायबल मतलब भरोसेमंद, ठीक है, भरोसेमंद साझेदार, ठीक है। तो देखिए इसका हिंदी में भी है ना डी रिस्किंग इसको बोलते हैं, और इंग्लिश हिंदी में डी कपलिंग को भी डी कपलिंग ही बोलते हैं। तो इस चीज को ना आप लोग समझिएगा, डी रिस्किंग और डी कपलिंग, ठीक है। तो ये भी है ना आपको, ये जो ओवरऑल जो ये ग्लोबल लिबरल ऑर्डर में जो आपको ये शिफ्ट हो रहा है उसी कंटेक्स्ट में ये भी आता है, ठीक है। तो देखिए डी रिस्किंग और डी कपलिंग ये दो चीजें। तो अब तक क्या हो रहा था ना, जैसे G7 कंट्रीज है, ठीक है, या यूरोपियन यूनियन है, या यूएसए है, या जापान है, ये सारे जो देश है, ठीक है, ये लोग है ना ये दोनों पॉलिसी पे फोकस कर रहे हैं, डी रिस्किंग और डी कपलिंग, ठीक है। तो इसका मतलब, इसका कहने का ये तात्पर्य ये है ना, सिंपल वे में अगर बोलें तो ये सारे कंट्रीज का है ना एक ऑब्जेक्टिव है, एक उद्देश्य है इनका, कि जो भी सप्लाई चेन है ना, ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, ठीक है, ये वैश्विक जो आपूर्ति श्रृंखला है, ठीक है, तो देखिए जो ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, ये जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला है, उसको वो लोग डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, उसका है ना वो लोग विविधीकरण करना चाहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन क्यों चाहते हैं? वो डाइवर्सिफिकेशन इसीलिए चाहते हैं क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि चाइना क्या है ना, कि उनका जो एक ग्लोबल प्रेजेंस है ना, ठीक है, उनका एक वैश्विक जो सेक्टर, जो अलग अलग सेक्टर्स में उनका जो मजबूती है, उसको वो लोग है ना वेपनाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसको वो लोग है ना अपने फॉरेन पॉलिसी गोल्स के लिए, अपने जो उनका जो चाइना का जो उनका जो विदेश नीति है, ठीक है, उसमें एज ए वो टूल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो उसको मतलब वो ये उनका जो किसी सेक्टर में उनका जो मजबूत स्थिति है, ठीक है, उसके थ्रू, ठीक है, वो किसी कंट्रीज के साथ अगर उनको आर्म ट्विस्ट करना हो, मतलब किसी कंट्री के ऊपर प्रेशर बनाना हो, ठीक है, या उनके हिसाब से कोई काम नहीं हो रहा है,
ठीक है। तो वहां पर वो लोग क्या कर, वहां पे चाइना है ना, ऐसा देखने को मिला है कि वहां पर वो उन सारे कंट्रीज के ऊपर है ना एक प्रेशर बनाता है, एक दबाव बनाता है। ठीक है, कि अगर आप हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे, हम लेमैन लैंग्वेज में सब कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, कि अगर आप हमारे हिसाब से काम नहीं करोगे, ठीक है, तो हम, जैसे कि अगर हम आपको, जैसे कि रेयर अर्थ मिनरल है, उसका सबसे बड़ा सप्लायर कौन है? चाइना है। ठीक है। तो मान लीजिए कि अगर आप चाइना के अकॉर्डिंग आप कुछ नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो चाइना आपको सीधा बोलेगा कि भैया हम आपको जो ये रेयर अर्थ मिनरल है ना, वो हम आपको नहीं देने जा रहे हैं। ठीक है। या मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज है, ठीक है, या आपको, जैसे कि आप देख रहे हैं आज के डेट में टेक्नोलॉजी को लेकर जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, तो वो हो सकता है चाइना बोले कि हम आपको ये सारी चीजें नहीं देंगे। और ऐसा ऐसा नहीं है कि ऐसा जो ये जो मतलब ये जो चिंताएं हैं ना, वो मतलब इमेजिनरी नहीं है। ठीक है, ऐसा पास्ट में हुआ है। ठीक है, कुछ साल पहले ही हुआ था कि जापान को है ना, जापान और चाइना के बीच में ना, जैसे जापान चाइना के बीच में अगर आप लोग जानते होगा, तो उनके बीच में क्या है कि टेरिटरीज को लेकर ना कुछ डिस्प्यूट्स है। ठीक है, कुछ उनके आइलैंड्स को लेके है ना, मतलब कुछ इनके बीच में है ना, पहले जैसे हमारा पाकिस्तान के साथ है ना डिस्प्यूट, तो वैसे ही चाइना का भी है ना जापान के साथ कुछ टेरिटरी को लेकर डिस्प्यूट्स है। ठीक है। तो वहां पे क्या किया था ना, जापान, चाइना इस बात को ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है, और उसने किया भी नहीं था। लेकिन उस समय जापान ने एलिगेशंस लगाया था। ठीक है, और इसको बहुत सारे जो ग्लोबल एजेंसीज है उसको उन्होंने इस बात का कंफर्मेशन भी किया था कि चाइना ने क्या किया था कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स है ना, ठीक है, जैसे कि हम आपको बताएं कि मेजर सप्लायर कौन है, वो चाइना है। तो चाइना क्या किया था कि आपको रेयर अर्थ मिनरल्स का है ना सप्लाई बंद कर दिया था इनको, जापान को। ठीक है। अगर हम आज के कंटेक्स्ट में देखेंगे रेयर अर्थ मिनरल्स का क्या रेलेवेंस है, तो आप समझ सकते हो ना कि जो भी आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है या जो भी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर रेयर अर्थ मिनरल्स का सप्लाई बंद हो गया, तो ये पूरा जो सिस्टम है ठीक है, वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक उसमें ट्रबल में आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम आपको एक उदाहरण दिए, तो इस तरीके से क्या है ना कि ये जो ग्लोबल सप्लाई चेन है ना, उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए भी है ना, ये सारे कंट्रीज है ना, वो अपना एक क्या कर रहे हैं, एक रिलायबल पार्टनर ढूंढ रहे हैं। ठीक है, एक भरोसेमंद साझेदार ढूंढ रहे हैं। तो वहां पे भी है ना, इंडिया है ना एक पोटेंशियल, उनको इन सारे कंट्रीज को एक पोटेंशियल पार्टनर्स के तौर पे इनको दिखता है। ठीक है, एक भरोसेमंद साझेदार के तौर पे इनको दिखता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको बताएं कि इंडो पैसिफिक रीजन में जो कुछ हो रहा है, और आपको जो हम बताएं कि किस तरीके से ये सारे जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज का यहाँ पे स्टेक क्या है। ठीक है, उस कंटेक्स में भी क्या है कि ये सारे जो कंट्रीज है वो हमको क्या कर रहे हैं, एज ए रिलायबल पार्टनर ये सारे कंट्रीज जो है इंडिया को देखते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, जैसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला भी अगर आप देखोगे ना, तो इसमें आपको एक और उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप देखोगे रशिया यूक्रेन का आपको जो कन्फ्लिक्ट चला है, ठीक है, तो हमारा जो ओपिनियन है या हमारा जो पॉलिसी है रशिया यूक्रेन वार में, वो आपको यूएसए से अलग है। ठीक है, यूरोपियन यूनियन से अलग है, फ्रांस के पॉलिसी से अलग है। ठीक है, लेकिन फ्रांस ने आज तक है ना, हमारा जो अप्रोच रहा है रशिया यूक्रेन वार में, उसको लेके है ना, आज तक फ्रांस ने इंडिया के ऊपर है ना कोई भी क्वेश्चन नहीं किया है। आज तक उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है। ठीक है, उसके 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 बाद क्या होगा कि अगर आप देखते हो कि जैसे यूएसए है, चाहे यूके है, चाहे यूरोपियन पार्लियामेंट है, उनके तरफ से बराबर है ना कुछ कुछ आप न्यूज सुनने को आपको मिलेगा कि यार कि भारत में डेमोक्रेसी में मतलब ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। ठीक है, फलाने राइट्स उनको नहीं दिए जा रहे हैं, प्रेस को इस तरीके से। तो ऐसा कुछ स्टेटमेंट्स है ना, आप फ्रांस की तरफ से आप लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का ना एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि फ्रांस के लिए वो चीज कितना जरूरी है। ठीक है, और वो हमारे और इंडिया और फ्रांस के रिलेशन में किस तरीके से ये काम कर रहा है, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पूरा आपको पॉलिसी है, जो पूरा प्रिंसिपल है। ठीक है, तो देखिए ये जो डीकपलिंग और
एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा। नेटवर्क के कारण है ना, थोड़ा कनेक्शन कट हो गया था। ठीक है, तो यार हम कहाँ थे, एक मिनट। हाँ तो ये, हाँ तो हम क्या बता रहे थे? डीकपलिंग सर। डीकपलिंग, ठीक है। हाँ तो ये है ना, हम आपको पूरा इंडिया अगर फ्रांस रिलेशन का अगर आपको संदर्भ को अगर समझना हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये सारे के पीछे है ना, ये आपको कारण है, बैकग्राउंड में है ना, ये सारे कारण, ठीक है। आगे तो आप एक्शंस देखोगे, आगे जो हम आपको बताएंगे ना, तो वो सब तो एक्शंस है, ठीक है। मतलब वो रिएक्शंस आपको दिखेगा आगे, जो भी हम डिफेंस में जो भी एग्रीमेंट्स हुआ है, या जो भी हम आपको बताएंगे स्पेस में, सिक्योरिटी में, तो वो सब क्या है, ये सब, इन सब चीज जो हम आपको बताए हैं, उन सब का क्या रिएक्शन है, या उन सब का क्या है, उन सब का आउटकम है, जो हम आपको, ये जो भी उसके पीछे जो बैकग्राउंड में जो जो सारी चीजें हो रहे हैं, ठीक है, उसका वो परिणाम है जो हम आगे आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। ये सारा आपको एक तरीके से बैकग्राउंड अगर हम बोले तो ये सारा है, ठीक है। उसी में अगर आपको इंट्रो में अगर आप कुछ लिखना हो, ठीक है, तो आप ये आप एक लाइन आप लिख सकते हो कि इंडिया का, ठीक है, इंडिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर, ठीक है, वेस्ट में, ठीक है, फ्रांस रहा है, ठीक है। या इसको बहुत लोग ये भी बोलते हैं कि आज के डेट में हमारा ये यूरोप का रसिया है। तो इसका मतलब समझे कि नहीं, जब हम फ्रांस को यूरोप का रसिया बता रहे हैं, अगर हम लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, बता सकते हैं कोई आदमी? हम आपको बताएं। मतलब सर टाइम टेस्टेड रहा है फ्रांस की जैसा। हाँ हाँ बिल्कुल, हमारा जो भी इंटरनेशनल फोरम या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जिस तरीके से हमारा खुल के जो साथ दे रहा है, ठीक है, एक समय में जो रशिया दिया करता था, ठीक है, तो इसलिए आज के कंटेक्स्ट में इसको, फ्रांस को है ना, यूरोप का रशिया भी सच कहा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग अब आगे आते हैं इसकी रिएक्शंस पे, ठीक है, इसके आउटकम्स पे, कि बैकग्राउंड में जब हम आपको इतना कहानी बताएं, ठीक है, तो उसके कारण क्या क्या परिणाम हो रहा है, उसके कारण क्या क्या आउटकम्स निकला है, ठीक है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब देखिए, तो जैसे हम आपको बताया ना कि इंडिया फ्रांस का अगर रिलेशन देखेंगे तो मेनली 4 पिलर्स पे, ठीक है, उसमें भी 4 पिलर्स पे देखेंगे तो सबसे बड़ा जो पिलर है वो दो है, वो है सिक्योरिटी और डिफेंस, ठीक है। तो देखिए पहले हम आते हैं सिक्योरिटी पे, सुरक्षा। तो एक बात बताइए, सब अब क्लियर हुआ है कि नहीं आप लोग को, सब बता दीजिए हमको, क्योंकि आगे तो हम जो बोलेंगे वो तो सारा फैक्ट ही बोलने जा रहे हैं ना, ठीक है, उसमें भी हम आपको कुछ कुछ कंसेप्चुअल बात हम बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कुछ मतलब समझ में आया कि नहीं अभी तक, सो बताइए हमको। यस सर सर ये डी रिस्किंग और डीकपलिंग वाला जो पॉइंट है, हम्म। अगर उसको पॉइंट में ये करना रहे तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसको आप सीधा, आप एक मिनट, इसको एक मिनट मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको अगर आपको इंट्रो या कहीं भी अगर आपको लिखना हो, या कंक्लूजन में अगर आपको लिखना हो, कहीं भी जैसे आपके अकॉर्डिंग जैसे आप आंसर को फ्रेम करेंगे, ठीक है, तो उसमें आप हम्म। सीधा आप इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है, कि आज के डेट में, ठीक है, अगर फ्रांस का अगर क्वेश्चन आता है, या मान लीजिए यूरोपियन यूनियन का आता है, या यूएसए का आता है, ठीक है, तो एक कंट्री का किसी का हम लोग नाम पकड़ लेंगे जिसका भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, या वेस्टर्न वर्ल्ड का आता है, तो उसमें सीधा हम, या G7 का आता है, ठीक है, तो उसमें हम लोग सीधा लिखेंगे कि आज के डेट में जिस तरीके से G7 कंट्रीज, एग्जांपल हम G7 का ले रहे हैं, ठीक है, कि G7 कंट्रीज का जो एक डे रिस्किंग का उनका जो गोल है, ठीक है, उनका जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, उसमें इंडिया को दे आर सीइंग एज अ
रिलायबल एंड ट्रस्टेड पार्टनर। ठीक है, समझ गए? यस सर। क्लियर हो गया ना अब? हाँ सर। ठीक। अब देखिए, अब हम आते हैं सुरक्षा पे। ठीक है, तो देखिए सुरक्षा में अगर हम बात करेंगे तो सुरक्षा के पीछे जो हम आपको पीछे बैकग्राउंड दिए हैं, तो क्या वन ऑफ द मेन रीजंस क्या है? ठीक है, वो है आपको इंडो पैसिफिक रीजन। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जो हमारा हितों का जो कन्वर्जेंस हो रहा है, ठीक है, या हितों का जो हमारा मिलन हो रहा है, ठीक है, मतलब हमारा जो इंटरेस्ट है इंडिया, मतलब इंडिया का और फ्रांस का, उसका जो कन्वर्जेंस हो रहा है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन में आप सब जानते हैं, ठीक है, जिस तरीके से आप, मतलब चाइना का जिस हिसाब से वो अपने आप को असर्टिव अपने आप को वो दिखा रहा है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, ठीक है, चाहे वो आपको जिबौती सब में वो जो अपना फॉरेन बेस बना रहा है, ठीक है, मिलिट्री बेस उनका बन चुका है, ठीक है, जिस तरीके से आप देख रहे हो कि उनका जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स का पॉलिसी जिसको बोला जाता है, ठीक है, तो ये सब पॉलिसी क्या है? ये सब पॉलिसी यही है ना कि वो अपने जो पूरा इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें अपने जो उनका जो प्रेजेंस है, उनकी जो उस उपस्थिति है, उसको वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं, उसको वो मजबूत कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको अपने आप को वो ग्लोबल पावर के तौर पे देख रहे हैं, ठीक है, अपने आप को वैश्विक शक्ति के तौर पे प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या है कि जो भी हमारा उस कंट्रीज, इस रीजन में जो कंट्रीज है, उनको एक थ्रेट दिख रहा है, ठीक है, उनको एक खतरा दिख रहा है चाइना के इस अप्रोच से, ठीक है, उनका जो जिस तरीके से अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, ठीक है, उनको लग रहा है कि हमारा ये जो पूरा क्या है, ये जो पूरा लाइन भी क्या है, आपको जो ग्लोबल ट्रेड होता है उसके लिए भी एक इम्पोर्टेंट लाइन ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है, लोगों को लगता है कि चाइना का जिस हिसाब से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इस हिसाब से वो हो सकता है कि आगे चल के अगर इंडो पैसिफिक रीजन में अगर उनका उपस्थिति बढ़ेगा तो उस चीज को वो मिलिट्री के तौर, मतलब उस तौर को वो एज ए वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कंट्री को आर्म ट्विस्ट करने के लिए, उनके ऊपर दबाव बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से है ना पूरा एक इंडो पैसिफिक रीजन का में जो कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट है वो आप देख रहे हैं। ठीक है, और जो हम आपको बताएं कि सबका क्या है, अपना फॉरेन बेस है सबका, यूएसए का है, यूके का है, यूएसए का है, ठीक है, और इंडिया तो क्या है, इंडिया तो है इंडो पैसिफिक रीजन में। अगर इंडियन ओशन में बात करें तो सबसे बड़ा नेवल पावर कौन है? वो हम भारत है। ठीक है, अगर इंडियन ओशन का अगर हम बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा मिलिट्री जो नेवल प्रेजेंस है, ठीक है, वो किसका है? वो भारत का है। ठीक है, तो अगर भारत के बिना कोऑपरेशन के अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप कुछ करना चाहते हो, उसको सिक्योर करना चाहते हो, स्टेबल करना चाहते हो, सुरक्षित और स्थिर रखना चाहते हो, तो बिना इंडिया के कोऑपरेशन के नहीं हो सकता है ना। ठीक है, तो ये आपको पूरा इंडो पैसिफिक रीजन का वो है। ठीक है, तो इसी में देखिए इसमें क्या क्या किया गया है उसमें, आप जैसे कि हम आपको ओवरसीज टेरिटरी जैसे हम आपको बताया ना, रीयूनियन आइलैंड, उसके इन सब के बारे में आप लिखिएगा। ठीक है, कि इनका जो ओवरसीज टेरिटरीज है फ्रांस का, ठीक है, इस हिसाब से भी हमको बहुत सारे जगहों पे क्या है, अगर जैसे फ्रांस का बहुत सारे ओवरसीज टेरिटरी जैसे हम आपको बताएं, तो कुछ मान लीजिए कुछ इलाके में मान लीजिए कि कोई आगे चल के कोई डिजास्टर आता है, ठीक है, तो वहां पे क्या है, उनके टेरिटरी को अगर हम कोई रेस्क्यू ऑपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पे उनके टेरिटरी का हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कल को चल के हाइपोथेटिकली कुछ मिलिट्री, अगर मिलिट्रली अगर हम देखें, ठीक है, तो मान लीजिए आगे चल के एक वार लाइक सिनेरियो डेवलप होता है, ठीक है, तो वहां पे इनका जो टेरिटरी है फ्रांस का, वो हमारे, उसमें हम लोग कोऑपरेट करके कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि हम क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन रीजन में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया अपने आप को क्या बोलता है? इंडिया अपने आप को हमेशा एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर डिक्लेयर करता है ना, कि हम सबसे पहले कुछ भी होगा तो हम आगे आएंगे आपके लिए। ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर का जो उनका पूरा जो एक जो हम अपने आप को पोर्ट्रे करते हैं या जो हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, उन सब का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें ये आपको काम आ सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो उसमें क्या है कि अब इसमें क्या क्या चीज किया गया है, तो अगर हम देखेंगे ना, तो इसमें आपको सबसे पहले आपको दिखेगा, ठीक है, जो फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है इसको लेकर आप लोग बताएंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा आप देखेंगे ना कि इंडिया और फ्रांस है ना, मिनीलेटरल है ना, कॉपरेशन कर रहा है। ठीक है, लघु पक्षीय सहयोग। ठीक है,
मिनीलेटरल बोलिए, ट्राईलेटरल बोलिए, ठीक है, प्लूरोलेटरल बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मिनीलेटरल को लेके ना आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हम आगे है ना करेंगे ना, तो मिनीलेटरल के बारे में आपको शॉर्ट में ना आगे चल के हम बताएंगे क्या है ये, क्योंकि आज के डेट में देखोगे ना तो इंडिया के लिए है ना मिनीलेटरल जो मैकेनिज्म है ना, इंडिया उसको काफी एग्रेसिवली इस चीज को फॉलो कर रहा है। जैसे कि अगर हम देखो तो ITUT के बारे में आपने सुना होगा, है ना, इंडिया, इजराइल, UAE और USA। इस तरीके से इंडिया है ना छोटे छोटे कंट्रीज के साथ है ना एक इनफॉर्मल एग्रीमेंट, मतलब एक इनफॉर्मल है ना एक कॉपरेशन एग्री मतलब कॉपरेशन अरेंजमेंट इंडिया कर रहा है, ठीक है। तो ये जो मिनीलेटरल कॉपरेशन होता है ना, इसमें मेनली आपको जो होता है कि जो कंट्रीज है ना, 3-4 देशों का समूह या मतलब 5 देशों का समूह, ठीक है, वो आपस में मिल के है ना उनका जो एक शेयर्ड मतलब जो उनका साझी जो कुछ कंसर्न होता है, ठीक है, या साझी जो हित होता है, उसको टैकल करने के लिए है ना, उसको पूरा करने के लिए है ना, ये लोग एक छोटा छोटा एक एक कॉपरेशन का एक अरेंजमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे ना कि इंडिया फ्रांस भी है ना इंडो पैसिफिक रीजन में, ठीक है, इसको सिक्योर करने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए, ठीक है, हाल फिलहाल के दिनों में 2 ऐसे मिनीलेटरल अरेंजमेंट्स इंडिया और फ्रांस ने स्टेब्लिश किए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको पहला आ जाएगा इंडिया, फ्रांस और UAE, ठीक है। इन तीनों ने अपना एक अरेंजमेंट किया है कि इंडो पैसिफिक रीजन में हम ये तीनों कंट्री मिलकर कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। एक आपको इंडिया, फ्रांस, UAE हो गया, दूसरा आपको हो गया इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। मतलब मेरा ये कहने का है ना, ये दोनों इंडिया और फ्रांस बायलेटरली मिलके दोनों मिलके है ना तीसरे कंट्रीज को है ना साथ ला रहे हैं, ठीक है, ताकि वो इंडो पैसिफिक को और ज्यादा सिक्योर कर सकें और ज्यादा स्टेबल कर सकें, ठीक है। तो उसी का उदाहरण है आपको इंडिया मतलब इंडिया, फ्रांस, UAE, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो इसी में जैसे आप देखोगे ना तो हम आपको एक बता रहे हैं, इंडिया, फ्रांस, इंडो पैसिफिक रोड मैप, ठीक है। ठीक है, ये आपको 2023 में रिलीज किया गया था, ठीक है, भारत इंडो पैसिफिक रोड मैप। देखिए, ये 2023 में है ना इसको मतलब रिलीज किया गया था इंडिया फ्रांस के द्वारा। उसमें है ना इस बात पे मतलब इसमें है ना इस बात पे जोर दिया गया, ठीक है, कि हम जैसे ये 2 मिनीलेटरल अरेंजमेंट्स किए हैं ना, ठीक है, वैसे ही हम और ज्यादा है ना ऐसे मिनीलेटरल अरेंजमेंट्स करेंगे ताकि इंडो पैसिफिक रीजन को हम लोग सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल रख सके, ठीक है। तो उसमें आप ये लिख सकते हो कि इंडिया फ्रांस इंडो पैसिफिक रोड मैप 2023 के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिया और फ्रांस ने ऐसा एक मतलब क्या बोलते हैं ऐसा निर्णय लिया है कि हम ऐसे मिनीलेटरल जो अरेंजमेंट्स है, ऐसा मिनीलेटरल जो व्यवस्था है, ठीक है, उसको हम लोग और कंट्रीज के साथ स्थापित करेंगे ताकि इंडो पैसिफिक को हम और ज्यादा सेफ, सिक्योर और हम स्टेबल बना सकें, ठीक है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से ये इंडिया और फ्रांस दोनों मिल के, ठीक है, आपको अदर कंट्रीज को ला रहे हैं और इंडो पैसिफिक में जो उनका पर्पस है उसको अचीव करने के लिए, ठीक है। तो ये आपको दूसरा हो गया, ठीक है, कि आपको हम लाइक माइंडेड पार्टनर्स के साथ क्या करेंगे, कोलेबोरेशन करेंगे, उनके साथ अरेंजमेंट्स करेंगे ताकि इंडो पैसिफिक को हम लोग सिक्योर एंड स्टेबल रख सके, ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा हो जाएगा ना लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट, ठीक है। इसका हिंदी में लिखेंगे तो इसका मतलब होगा रसद सहायता समझौता। इसमें क्या होता है कोई बता सकते हैं आप लोग, अगर इंडो USA रिलेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप लोग इसको पढ़े होइएगा, कोई भी आदमी बताइए LSA में क्या होता है, लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट में क्या होता है, बताइए आप लोग कोई भी गेस कीजिए। मतलब कि सर कोई फॉरेन अगर टेरिटरी है किसी कंट्री का तो वहां पे उसका यूज कर सकता है, जैसे हाँ कि फिर, हाँ बताइए बताइए। जैसे कि सर शिप मेंटेनेंस में या फिर कहीं कोई
ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हुआ उसके लिए। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसे हम आपको ऊपर जो हम फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी के बारे में बता रहे थे, तब हम आपको बताए ना कि अगर मान लीजिए कोई डिजास्टर का अगर कुछ आ जाता है, ठीक है, या मान लीजिए आगे चल के कोई वार लाइक सिनेरियो डेवलप हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे फ्रांस का क्या है, ओवरसीज टेरिटरी है वहां पे, है ना, इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत सारा, ठीक है। तो वहां पे जब तक क्या होगा ना कि जब हम एलएसए एग्रीमेंट जैसे फ्रांस के साथ साइन किए हैं ना, तो क्या होगा ना, इस एग्रीमेंट के तहत है ना, अगर वैसा कुछ सिनेरियो बनता है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा कोई नेवल शिप है, ठीक है, वो इंडो पैसिफिक रीजन में अगर वो चला गया, अगर वहां पे कोई इमरजेंसी सिनेरियो डेवलप हो जाता है, ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको हम दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हौथी अभी का भी बहुत सारा आप देख रहे हो ना, रेड शिप पे जिस तरीके से उनका अटैक हो रहा है, जो भी शिपमेंट जाता है ट्रेड के लिए, ठीक है, तो मान लीजिए इस तरीके से जहाँ पे फ्रांस का ओवरसीज टेरिटरी है, उसके आसपास मान लीजिए एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए कोई पायरेट्स अगर कुछ ऐसा, मतलब उनका जो गतिविधि है उस पे अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं, उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, ठीक है, या मान लीजिए वहीं पे अगर कोई ऐसा कुछ इमरजेंसी आ जाए, ठीक है, कोई आपातकालीन मतलब ऐसा कोई सिनेरियो डेवलप हो जाए, तो वहां पर या मान लीजिए हमारा कोई नेवल शिप जा रहा है, वहां पर मान लीजिए उसको रिफ्यूलिंग का जरूरत है, ठीक है, या मान लीजिए उनको कोई फूड सप्लाई का जरूरत है, या मान लीजिए उनको कोई बेसिक सिविक सप्लाईज का जरूरत है, तो जब हम उसको जब हम फ्रांस के साथ एलएसए एग्रीमेंट साइन किए हैं ना, तो इन सारे सिनारियों में है ना, हम फ्रांस का जो ओवरसीज टेरिटरीज जो है ना, उसका हम लोग मदद ले सकते हैं। अगर ऐसा स्थिति अगर भविष्य में चल के अगर पैदा होता है, तो हम फ्रांस का जो भी टेरिटरी, जो उनका जो ओवरसीज टेरिटरीज है, उसका हम लोग हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और क्या, ये तो बायलेटरल एग्रीमेंट है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हम ही फ्रांस के पास जाएंगे, ठीक है। अगर फ्रांस को भी अगर इंडो पैसिफिक रीजन में अगर कुछ ऐसा दिक्कत आता है, ठीक है, मान लीजिए वो अंडमान के पास जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, उसके बाहर जो इंटरनेशनल वाटर है जिसको हाई सी बोलते हैं, वहां पे मान लीजिए फ्रांस का जो मतलब जो नेवल शिप है, ठीक है, वहां पे अगर उसको कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो वहां पे हमारा जो अंडमान में जो हमारा बेस है, ठीक है, हमारा अंडमान में जो हमारा नेवल प्रेजेंस है, ठीक है, तो वहां से हम फ्रांस को क्या करेंगे, सहायता पहुंचाएंगे, जो भी उनको जरूरत रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो लॉजिस्टिक जो सपोर्ट एग्रीमेंट है, दोनों देशों के बीच में एक जो भी एक ऐसा सिनेरियो डेवलप होगा, उसमें एक दूसरे का जो भी नेवल प्रेजेंस है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इंडिया और फ्रांस, समझ गए ना एलएसए का मतलब, कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर, समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखिए चौथा इसमें आप लिख सकते हो ना, इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट फंड, ठीक है, ये 2022 में शुरू किया गया था, ठीक है, तो ये आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा है ना, क्या है इसका मतलब। तो जो इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट फंड है ना, 2022 में इसको लॉन्च किया गया। तो देखिए इस फंड का मकसद क्या है ना, इस फंड का सिर्फ मकसद ये है, जैसे कि हम आपको क्या बताया, चाइना क्या है, बीआरआई अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है, जिसमें वो क्या करता है, कंट्रीज को जिसको भी डेवलपमेंट का नीड है, रिक्वायरमेंट है, उनको वो फंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। उनका जो फंड होता है, वो बीआरआई पे हम अलग चर्चा करेंगे, ठीक है। उनका जो फंड होता है, सीधा अगर पूछेगा तो उनका जो फंड होता है ना, वो जैसे कि अगर आपको यूएसए को फंड देगा तो आपके साथ बहुत वो जांच पड़ताल करेगा कि भैया इसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ठीक है, क्या डेमोक्रेसी, क्या ह्यूमन राइट्स, इस टाइप से ना वो बहुत सारा वो कंडीशनल उनका मतलब वे में वो आप लोगों को सहायता प्रोवाइड करते हैं। तो बीआरआई में है ना वो लिमिटेशन नहीं है, ठीक है, तो वो बीआरआई आपके पास जाओगे फंड आपको इजीली मिल सकता है। तो वहीं पे क्या है कि बीआरआई क्या है कि अपना चाइना का चेकबुक डिप्लोमेसी का भी पार्ट है, जिसको आप लोग सुने होइएगा। तो क्या आपको फंड को क्या मतलब सारे कंट्रीज को वो आपको फ्रीली आपको वो पैसे बांटता है चाइना, ठीक है। तो इसी मतलब क्या, और इंडिया हम क्या है कि अकेले अपने दम पे ऐसा नहीं कर सकते हैं ना कुछ, हम इकोनॉमिकली हम उतने साउंड तो नहीं है कि अगर हम कुछ को ऐसा स्टेप लेना चाहें तो अगर हम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हम जैसे कि हम आपको क्या बताएं कि एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर जो हम जापान के साथ शुरू किए थे, ठीक है, तो उसी तरीके से एक हमारा इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट फंड है जो हम क्या है फ्रांस के साथ शुरू किए हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी इंडो पैसिफिक मतलब कंट्रीज में जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको डेवलपमेंटल रिक्वायरमेंट है कंट्रीज को, उनको हम फंड प्रोवाइड करते हैं इस फंड के तहत, ठीक है, इंडो पैसिफिक डेवलपमेंट फंड के तहत, ठीक है। तो ये आपका पूरा आपको सिक्योरिटी रिलेशन है, ठीक है। अब हम आते हैं डिफेंस पे, रक्षा पे, ठीक है। अब देखिए डिफेंस अगर बात करें ना, तो जैसे कि हम आपको बताएं कि फ्रांस आज के डेट में क्या है,
इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर है, ठीक है। आफ्टर रशिया, है ना, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रांस क्या है कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट हमारा वो है डिफेंस सप्लायर है, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखिएगा तो क्या फ्रांस के साथ हम बहुत सारा क्या कर रहे हैं, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। कुछ कुछ नाम बता सकते हैं ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस का इंडिया फ्रांस का? अभी हाल फिलहाल में भी एक वरुण हो रहा सर। है, अभी हाल फिलहाल में एक हो रहा है मेघालय में, उसके बारे में बता सकते हैं कौन, उसका नाम क्या है? शक्ति हो रहा है, ठीक है, मेघालय में। अभी जो मेघालय में हो रहा है ना इंडिया फ्रांस के बीच में एक बायलैटरल एक्सरसाइज, उसको उसका नाम शक्ति है, ठीक है। वरुण हो गया, शक्ति हो गया, जीमेक्स, हाँ बिल्कुल जीमेक्स हो गया, है ना, गरुड़ शक्ति हो गया। इस तरीके से है ना हमारा बहुत सारा आपको ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज जो है इनके साथ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है ना, जैसे कि हम आपको क्या बताए थे कि इंडिया यूएसए, ठीक है, और इंडिया फ्रांस का अगर हम डिफेंस रिलेशन के बीच का अगर हम एक क्वालिटेटिव अगर डिफरेंस अगर हमको बताने को कोई कहेगा ना, तो वो आपको डिफरेंस ये है कि कि फ्रांस है ना, फ्रांस हमारे साथ बहुत सारे मतलब बहुत सारे जगहों पे है ना, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमारे साथ कर रहा है, ठीक है। सिर्फ हार्डवेयर सप्लाई नहीं कर रहा है फ्रांस में, ऐसा यूएसए के साथ नहीं है, ठीक है। यूएसए के साथ पिछले साल जब गए थे ना प्रधानमंत्री, तो फर्स्ट टाइम है ना हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके है ना एक एग्रीमेंट साइन किया था, ठीक है, जिसको हम लोग अपने फाइटर प्लेन्स को हम लोग उसको डेवलप करने में हम लोग बनाएंगे, ठीक है, लगाएंगे उसको। तो फ्रांस के साथ हमारा मतलब ये रहा है ना कि फ्रांस हमको है ना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करता है, जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको भी वो ट्रांसफर करता है, ठीक है। और साथ में ना को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें भी फ्रांस है ना मतलब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, तो ठीक है, उसका मतलब क्या कि हमारा जो को प्रोडक्शन है और को डेवलपमेंट है डिफेंस इक्विपमेंट्स का, ठीक है, फ्रांस उसमें हमारी मदद कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो गोल आप लोग सुने होइएगा मेक इन इंडिया जो है, ठीक है, चाहे हम जो आत्मनिर्भर बनने का जो बात करते हैं, ठीक है, कि डिफेंस में जो हम आत्मनिर्भर बनने की बात करते हैं, ठीक है, या डिफेंस में जो हम एक्सपोर्ट अपना बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्सपोर्ट हम कब बनाएंगे जब हमारे पास अपना कुछ रहेगा, आर्म्स या हार्डवेयर या टेक्नोलॉजी, तो उसके बिना तब तक उस जब तक वो नहीं रहेगा तब तक हम कहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा आत्मनिर्भर बनने का जो गोल है ना, जो पॉलिसी है ना, उसमें भी जो इंडिया डिफेंस के बीच में जो डिफेंस रिलेशन है उसको अचीव करने में भी काफी ज्यादा मदद कर सकता है, ठीक है। तो जैसे कि हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का बताया ना, तो उसी में जैसे कि आप सुनिए होगा स्कॉर्पिन सबमरीन जो इंडिया में बन रहा है, ठीक है। स्कॉर्पिन जैसे कि हम आपको एक उदाहरण दिए, स्कॉर्पिन सबमरीन है, ठीक है। या इंडिया इंडिया भी है ना अपना एक मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट बना रहा है, ठीक है, MMRCA बना रहा है, ठीक है। उसमें उसमें क्या कर रहा है कि इंडिया और फ्रांस दोनों मिल के जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं, स्कॉर्पिन हो गया या आपको MMRCA हो गया, ठीक है, मल्टी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो ये आपको क्या है ना कि सिर्फ जैसे कि हम आपको पता है सिर्फ हार्डवेयर हमें नहीं दे रहा है, हमें बहुत सारे जगहों पे है ना फ्रांस हमारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी कर रहा है। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि हमारा जो डिफेंस जो प्रोडक्शन है, ठीक है, चाहे हमारा जो मेक इन इंडिया है या हमारा जो आत्मनिर्भर बनने का जो गोल है डिफेंस सेक्टर में, ठीक है, वो इससे अचीव होगा। या हम जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आज के डेट में सबसे बड़ा इंपोर्टर है हम लोग आर्म्स का, ठीक है। अगर हम लोग कल को डेट में अगर हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, सॉरी एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये जो हमारा पूरा है जो डिफेंस रिलेशन हमारे इंडिया फ्रांस के बीच में, ठीक है, उसमें ये काफी ज्यादा हमारा मदद करेगा, ठीक है। इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिएगा राफाल का आप उदाहरण दे सकते हो, ठीक है। राफाल से जो हम मतलब अगर डिफेंस का ही बात करें तो राफाल को जो हमें दिया मतलब पिछले कुछ साल पहले, ठीक है, उसका आप उदाहरण आप दे सकते हो। तो ये सब हमारा पूरा आपको
जो इंडिया डिफेंस सॉरी इंडिया फ्रांस के डिफेंस रिलेशन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए कोऑपरेशन एट इंटरनेशनल फोरम्स, ठीक है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय मंच पर सहयोग, इसका कोई उदाहरण आप लोग बता सकते हैं? अभी हम बताए थे। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप वासेनार अरेंजमेंट। ठीक है, ये सब तो हम बताएं आपको, ठीक है, जो हम आपको क्लास जो हम क्लास शुरू होने से पहले आपको बता रहे थे, ठीक है। तो वो सारा चीज इसमें आ जाएगा, जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो हमको जिस हिसाब से हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है, ठीक है, फ्रांस, या जो हम यूएनओ में जो हम सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर बनने का जो हमारा गोल है, मतलब जो हमारा ड्रीम है, ठीक है, उसमें हमको फ्रांस उसको लेके फ्रांस का हमारा समर्थन, मतलब फ्रांस उसको लेके हमें समर्थन करता है, ठीक है। या हम जो भी रेजोल्यूशंस लाते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स में, चाहे वो ग्लोबल टेररिज्म के खिलाफ हो, ठीक है, या ग्लोबल टेररिस्ट के खिलाफ हो, उसमें हमारी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद चाहे जो FATF है, तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ठीक है, उसमें अगर हम किस उसमें हम हमें सहयोग करता है, हम जो जिस हिसाब से हम अपने केसेस को रखते हैं कि हम टेररिज्म के विक्टिम है, ठीक है, और किस तरीके से हमारे ऊपर मतलब अटैक्स किया जाता है, चाहे पुलवामा ये सब वाला हो, तो उसमें हमको FATF में फ्रांस हमारे साथ पूरा एकदम कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या आता है ना कि जैसे कि हम आपको बताएं कि जो आपको मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स है, ठीक है, तो मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स मतलब क्या हो गया, जो बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, ठीक है, मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स। इंडिया किसका मेंबर नहीं है बता सकते हैं आप लोग? जैसे कि ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हो गया, वासेनार एग्रीमेंट हो गया, ठीक है, और न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप हो गया, तो इंडिया इस तीनों में से किसका मेंबर नहीं है? NSG का। बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे हम आपको बताएं, अगर आप देखिएगा ना, तो इसका ये है ना मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम, ठीक है, तो ये सारे जगहों पर है ना हमारे। इसमें आपको हम एक बैकग्राउंड बता देते हैं कि ये जो रेजिम्स है ना, अगर इसके जो मेंबर्स हैं, अगर आप उनका बैकग्राउंड देखेंगे ना, तो 1967 में एक ट्रीटी आया था। इस ट्रीटी का नाम कोई बता सकते हैं आप लोग? न्यूक्लियर वेपन्स के NPT। बिल्कुल, ठीक है, NPT उस ट्रीटी का नाम था, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ठीक है। इंडिया इसका सिग्नेटरी है कि नहीं बताइए? नहीं सर। ठीक है, इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है। तो जब इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है ना, तो इंडिया के ऊपर बहुत सारे आपको है ना रिस्ट्रिक्शंस आएगा, दिक्कत आएगा, ठीक है। तो देखिए, यही कारण था ना कि हमको यहाँ पर है ना फ्रांस ने हमारा मदद किया, ठीक है, और बाद में 2008 में जो हमारा USA के साथ जो हम न्यूक्लियर डील साइन किए, वो भी एक कारण है, ठीक है। तो ये USA के साथ जो हम न्यूक्लियर डील साइन किए सो, और फ्रांस के साथ जो हमारा रिलेशन रहा है, ठीक है, इन दोनों के कारण है ना हम लोगों को ये जो मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स है, ये जो बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है, ठीक है, इन दोनों में हमें इन दोनों मतलब ये इस रेजिम में हमें वो मिला है, हमें क्या बोलते हैं, मतलब हमें इसका मेंबर बनाया गया है, हमें इसका सदस्य बनाया गया है, ठीक है, या हमें इन सारे मेंबर सारे ऑर्गेनाइजेशंस को ज्वाइन करने का सहमति हमको मिला है, ठीक है। और ये सहमति हमको तब मिला है जब हम NPT के सिग्नेटरी नहीं है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं है, इसके बावजूद हमें मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स का हमको मेंबर बनाया गया है। और उसके पीछे दो ही कारण है। तो एक कारण जो हमको बताया आपको, इंडो US न्यूक्लियर डील, और जो हमारा फ्रांस के साथ एक रिलेशन रहा है, ठीक है। ये सब ने हमको इस सारे इसके मेंबर्स बनने में मदद किया, ठीक है। तो अगर अब सवाल आता है कि इस मेंबर में अगर इसके मेंबर बन के हमें मिला के, है ना, सवाल यह आएगा कि इससे हमारा क्या नेशनल इंटरेस्ट पूरा हो रहा है। तो देखिए, इसमें हमारा है ना दो नेशनल इंटरेस्ट पूरा हो रहा है, ठीक है। तो
पहला नेशनल इंटरेस्ट पूरा ये हो रहा है ना कि इंडिया अपने आप को है ना हमेशा से, ठीक है, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, इंडिया अपने आप को ना हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर अपने आप को दर्शाता है, ठीक है, कि हम एक जिम्मेवार वो है, ठीक है, हमारा एक जिम्मेवार न्यूक्लियर पावर है हम लोग, ठीक है। तो जब हमको इन सारे जो रिजीम्स है ना, इसमें जैसे ऑस्ट्रेलियन ग्रुप हुआ, सेनार, ठीक है, इन सब में MTCR मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम्स, ठीक है, इन सब में जब हमको मदद, इन सब में जब हमको एक्सटेंशन मिलता है ना, इन सब में जब हमको मदद, मतलब हमको मतलब जाने का हमको वो मिलता है, मौका मिला है ना, उसके बाद से हमारा ये जो इमेज है ना एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर का, ठीक है, वो स्ट्रेंथन होगा, वो स्ट्रेंथन हुआ है, वो सुदृढ़ हुआ है, ठीक है। और इससे पहले भी जैसा कि हमारा आप देखोगे तो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन क्या रहा है, हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन रहा है नो फर्स्ट यूज का हमारा रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारा जो एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर का हमारा जो एक इमेज है ना, उसको वो स्ट्रेंथन करता है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा देखेंगे कि हमारा क्या है ना, कि हमारा हमको जो आज के डेट में जो हमको टेक्नोलॉजी बनाना है, ठीक है, जो जैसे कि हम अग्नि 5 बना रहे हैं, है ना, तो मान लीजिए कल को चल के हम अग्नि 6 बनाएंगे, तो इस हिसाब से हम लॉन्ग रेंज मिसाइल जो बना रहे हैं ना, ठीक है, तो उस तो क्या हो रहा है ना कि टेक्नोलॉजी को बनाने में भी है ना, हमें जब हम इस ग्रुप के मेंबर बनते हैं ना, खासतौर से MTCR के मल्टीलेटरल टेक्नोलॉजी सॉरी, ये MTCR, ठीक है, ये आपको इसके लिए है, क्या बोलते हैं, ये आपको ये सैटेलाइट्स के लिए, आपको सॉरी यार नाम, सर मिसाइल मिसाइल हाँ सॉरी, मिसाइल मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रीजन, ठीक है, इसको मैं कंफ्यूज हो रहा था मैं, ठीक है, MTCR, ये आपको मिसाइल का जो प्रोलिफरेशन है ना, उसको उसके रिस्ट्रिक्शंस के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे जब MTCR के मेंबर्स बनते हैं, ठीक है, तो वो सब जो हम, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना कि हम ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल ये सब बनाना है, ठीक है, तो उसमें भी हमें ये, जब हम MTCR के मेंबर बनते हैं तो उसमें ये सारा चीज हमें मदद करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा अगर हम अपने एनर्जी एनर्जी अगर हम सप्लाईज के डिमांड से के अगर हम उससे देखेंगे, एनर्जी रिक्वायरमेंट के अगर हम डिमांड के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो क्या हमारा न्यूक्लियर एनर्जी पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है, जो हमारा टारगेट है 2070 तक हमको जो एक नेट जीरो का टारगेट अचीव करना है, ठीक है, या जो हमारा टारगेट बना हुआ है कि हमको फलाना रिन्यूएबल एनर्जी से हमको, मतलब जो भी हमारा ये जो हमारा क्लीन फ्यूल्स का जो हमें इस्तेमाल करना है, तो उसमें क्या है, जो हमारा न्यूक्लियर एनर्जी वो भी एक वाइटल कंपोनेंट है, ठीक है। तो जब हम ये जो एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम्स का मेंबर बन जाते हैं, तो उसके बाद से जो हमारा सिविलियन न्यूक्लियर जो हमारा कोऑपरेशन है ना, और सैन्य परमाणु सहयोग जो है ना, उसको भी मजबूती मिलता है, ठीक है। तो मजबूती ये मिलता है कि उसके उसके बाद क्या होता है ना कि, और मतलब जो कंट्रीज है ना, जैसे कनाडा हो गया, USA हो गया, तो उन सबको है ना हमारे ऊपर एक भरोसा उत्पन्न होता है, ठीक है, उन सबको हमारे ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि हम इन सब के मेंबर हैं, ठीक है। तो हम है ना कोई भी डुअल यूज टेक्नोलॉजी का हम लोग इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम मतलब कोई भी अगर यूरेनियम से अगर हम न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, तो उसका हम लोग डुअल यूज पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसका हम लोग सैन्य पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये है ना हमको एक सारे कंट्रीज को एक भरोसा देता है, ठीक है। तो इससे जो हमारा सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन है, जो असैन्य परमाणु सहयोग है, उसको भी बढ़ावा मिलता है जब हम ये एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजिम्स जो है इसके जब हम मेंबर बन जाते हैं, तो ठीक है। तो इस तरीके से जो हम ये जो हमारा है, ये पूरा हमारा एक कॉपरेशन सेट इंटरनेशनल फोरम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें। उसके बाद देखिए, जैसे हम आपको क्या बोले, ट्रेड ऐसा उतना हमारा वो नहीं है हमारे पास, ठीक है, ट्रेड हमारे लिए उतना मतलब नहीं रहा है हमारे लिए। तो हम लोग बात करते हैं स्पेस पे, ठीक है, ट्रेड के बारे में भी जो भी डेटा है वो आपको बता देंगे, ठीक है, चाहे आप लोग जानते भी होइएगा। अब बात आता है स्पेस पे, स्पेस भी एक रहा है हमारा, जैसे कि हम आपको क्या बताएं, जो श्रीहरिकोटा जो हमारा लॉन्चिंग साइट है, ठीक है, दूसरा लॉन्चिंग साइट भारत का कहाँ बन रहा है बता सकते हैं आप लोग? तमिलनाडु में सर कहीं बन रहा है, कैसे कुछ नाम। हाँ हाँ, जगह का नाम बताइए। जगह का नाम हमको भी याद नहीं, वो ऐसा नाम है ना कलापक्का में श्री, शायद बनना, अरे कलापक्का में शायद से। हाँ, श्री कैलुपकनम ऐसे करके कुछ नाम है, ठीक है। तो वो नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, इसलिए हम बोल रहे हैं। तो वो आपको है ना श्रीहरिकोटा में है ना इंडिया का पहला लॉन्चिंग साइट है,
सैटेलाइट लॉन्चिंग साइट है, ठीक है। और दूसरा हम लोग बना रहे हैं जो आपको बताया, तो ये जो श्रीहरिकोटा वाला है ना, इसको बनाने में भी है ना फ्रांस ने हमारा मदद किया था, ठीक है। तो मेरे कहने का ये, हम आपको एग्जांपल इसलिए दे रहे हैं, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि फ्रांस हमारा है ना वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारा, अगर हम बात करेंगे, ठीक है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टनर रहा है हमारा, ठीक है, इन फील्ड ऑफ सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन, ठीक है। जब हम असैन्य परमाणु सहयोग का बात करते हैं ना, तो उसमें सबसे बड़ा जो हमारा मतलब वन ऑफ द मतलब रशिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, ठीक है, कि हमारा फर्स्ट सैटेलाइट को भी मतलब लॉन्च करने में रशिया ने मदद किया था, है ना। लेकिन हमारा उसी तरीके से ना फ्रांस भी है ना, शुरू से हमारा स्पेस प्रोग्राम्स में ना हमारे लिए वो खड़ा रहा है फ्रांस, ठीक है। इसमें आपको उदाहरण बताएं, श्रीहरिकोटा, इसको सेटअप करने में है ना फ्रांस ने हमारा मदद किया था, ठीक है। तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टनर हमारा रहा है। उसके बाद देखिए, जैसे कि हमारा इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन रहा है, बता सकते हैं कोई? इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर सुने हैं? यस सर। यस सर। महाराष्ट्र ठीक है, वाला। हाँ, तो ये इंडिया का है ना, आपको क्या बोलते हैं, सॉरी, ये इंडिया का आपको लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो ये जब इसको जब मतलब ये जब ऑपरेशन में आया ना, ठीक है, तो यूएसए क्या किया ना, यूएसए का जो आदत रहा है पहले, जो आदत था उसका, ठीक है, वो बैक ऑफ कर गया हमारे साथ एग्रीमेंट से, ठीक है। तो उस समय हमारे पास है ना, मतलब इसको चालू करने के लिए है ना, इसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास फ्यूल नहीं था, इस तारापुर को इसको ऑपरेट करने के लिए, इसको कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है। तो उस समय है ना फ्रांस हमको इमरजेंसी में है ना, मतलब सॉरी, ये तो हम न्यूक्लियर में आ गए, एक मिनट सॉरी, ये डाइवर्ट हो गए तो हम, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियर में आगे चलेंगे। तो ये आपको सॉरी, तो ये आप, एक मिनट, हम कहाँ जा रहे हैं, अरे यार, एनर्जी में भी डाल सकते हैं सर। हाँ सॉरी, आप इसको एनर्जी में भी डाल सकते हैं, दरअसल हम थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे, ठीक है, हम स्पेस पे थे, हम न्यूक्लियर पे चले गए ठीक है। तो देखिए आप इसको न्यूक्लियर में आप लोग थोड़ा इसको मतलब आगे हम बताएंगे, ठीक है, तो इसको आप जो बताएं इसको याद रखिएगा। तो देखिए श्रीहरिकोटा हमारा क्या है, हमारा वन ऑफ द मतलब पहला लॉन्चिंग साइट है, ठीक है। उसको बनाने में हमको फ्रांस किया, तो हम वन ऑफ द लार्जेस्ट हमारा पार्टनर रहा है, ठीक है। अगर हम स्पेस कॉपरेशन में भी बात करें, रशिया के बारे में तो हम सब जानते हैं, ठीक है। तो वहां पे भी देखोगे आप, तो उसके अलावा क्या किया है ना, अगर हम आज के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें, तो इस क्या क्या डेवलपमेंट हुआ है, तो उसमें जैसे कि हम बोलेंगे तो स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग, ठीक है, स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग है ना, हमने फ्रांस के साथ शुरू किया है, ठीक है, 2023 से, ठीक है। और ये जो है ना हम लोग बहुत लिमिटेड कंट्रीज के साथ करते हैं, यूएसए के साथ करते हैं, एक और कोई कंट्री है शायद, नाम मैं भूल रहा हूँ। तो यही हम लोग है ना, तीन ही कंट्रीज के साथ है ना, ये हम लोग ये करते हैं, स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग करते हैं। एक फ्रांस है, एक यूएसए, एक कंट्री का मैं नाम मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। तो हो गया आपको स्ट्रेटेजिक स्पेस डायलॉग। उसके बाद देखिए हमारा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, जैसे गगनयान जो है ना, ठीक है, गगनयान को भी हमको जो लॉन्च करना है, ठीक है, उसमें भी फ्रांस क्या है, हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहा है, उसमें भी क्या कर रहा है, वो हमारे साथ मदद कर रहा है। उसके बाद देखिए फ्रांस का न्यूक्लियर एजेंसी का नाम क्या है, CNES है, ठीक है। फ्रांस का जैसे कि उनका जो न्यूक्लियर एजेंसी है ना फ्रांस का, उसका नाम है आपको CNES। तो इनका है ना 2013 में बेंगलोर में ऑफिस खुला था, ठीक है। मतलब इंडिया फ्रांस के स्पेस कॉपरेशन को और मजबूत करने के लिए, ठीक है, 2013 में CNES जो फ्रांस का आपको स्पेस एजेंसी है, उसने बेंगलोर में अपना एक ऑफिस उन्होंने खोला था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब क्या है ना, हम लोग है ना क्या कि जैसे कि इंडिया है ना फ्रांस के बहुत सारे कमर्शियल सैटेलाइट्स को है ना लॉन्च किया है। देखिए जब इंडिया फ्रांस के कमर्शियल सैटेलाइट्स को लॉन्च कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्रांस हमारे लिए जो एक मार्केट भी बन रहा है ना,
मतलब जो लॉन्चिंग कैपेबिलिटी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए फ्रांस क्या हमारे लिए एक मार्केट भी बन रहा है, ठीक है, जब हम स्पेस कॉर्पोरेशन का बात करते हैं। तो फ्रांस का बहुत सारा कमर्शियल सैटेलाइट जो है वो आपको PSLV जो हमारा लॉन्चिंग व्हीकल है उसके थ्रू बहुत सारा आपको कमर्शियल सैटेलाइट्स लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है ना कि इंडिया और फ्रांस, ठीक है, 2023 में उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया कि ये लोग तृष्णा सैटेलाइट को डेवलप करेंगे, ठीक है। तृष्णा सैटेलाइट को डेवलप करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए छठा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम आप मतलब लेटेस्ट अगर हम आपको बोले तो देखिए ये जो डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट है ना, ये आपको फरवरी 2024 में साइन किया, मतलब ये साइन किया गया है जब अजीत डोभाल हमारे जो NSA हैं वो फ्रांस गए थे, तब ये साइन हुआ था, ठीक है। तो इसका क्या मकसद हो सकता है, आप बता सकते हैं? नाम से आप लोग क्या डिकोड कर पा रहे हैं, बताइए इसका क्या मकसद होगा सर डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट इंडिया का? इंडिया का जो सैटेलाइट वगैरह है या जो एसेट है ऊपर स्पेस में, उसको उसके डिफेंस के लिए फ्रांस के साथ एग्रीमेंट हुआ। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखिए नाम क्या है ना, डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट है, ठीक है। अगर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो क्या इसका मतलब होगा, बताइए कोई। स्पेस को हिंदी में क्या बोलेंगे? अंतरिक्ष अंतरिक्ष रक्षा समझौता सर। हाँ, रक्षा अंतरिक्ष समझौता, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है ना, डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट में क्या है ना, जैसा आप बोले ना वो नहीं है यहाँ पे ये है बना किया गया है ना, ये शायद इंडिया का है ना पहला ऐसा एग्रीमेंट है, वो कंफर्म नहीं है, ठीक है, लेकिन शायद इंडिया का है ना ऐसा पहला एग्रीमेंट है जो इंडिया ने साइन किया किसी भी देश के साथ, ठीक है। तो इसमें ये है ना कि इंडिया और फ्रांस मिल के है ना मिलिट्री सैटेलाइट को लॉन्च करेंगे। इसको आप डिफेंस वाले में भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इंडिया और फ्रांस दोनों मिलकर क्या करेंगे, मिलिट्री सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। सैन्य जो आपको सैटेलाइट्स है वो लॉन्च किया जाएगा इस एग्रीमेंट के तहत, ठीक है। तो उसमें उसमें आपको दोनों पर्पस के लिए वो लोग करेंगे, ऑफेंसिव पर्पस के लिए भी करेंगे और डिफेंसिव पर्पस के लिए भी करेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया स्पेस का हमारा पूरा जो है, ठीक है। उसके बाद सर देखिए इसका डेट क्या बोला था? किसका, डिफेंस स्पेस एग्रीमेंट का? डिफेंस, हाँ। फरवरी 2024। ये हम आपको ये फरवरी का जो करंट अफेयर मैगजीन दिया ना उसमें भी हम इसको इंक्लूड किए हुए हैं, ठीक है। उसके ओके बाद सर। देखिए, हाँ, उसके बाद इसमें है ना हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी, क्लाइमेट चेंज, ये सारा चीज है ना आपको आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो देखिए जैसे कि हम आपको ऊपर बता रहे थे ना यहाँ पे, ठीक है, इंडिया हमारे पास वन ऑफ द ओल्डेस्ट हमारा फ्रांस पार्टनर रहा है न्यूक्लियर एनर्जी वाला, जो हम आपको ये तारापुर वाला जो एग्जाम्पल दी, ठीक है। उसके और श्रीहरिकोटा वाला जो आपको, सॉरी हाँ, जो आपको वो हम उदाहरण दिए हैं, ठीक है, ये तारापुर वाला। उसके अलावा भी देखिएगा ना, तो 2016 में है ना इंडिया फ्रांस के बीच में ना एग्रीमेंट साइन हुआ था विश्व का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने का। ये कहाँ पे बनेगा? ये भी बनेगा आपको जयपुर महाराष्ट्र में, ठीक है। 2016 में इंडिया फ्रांस ने आपको वर्ल्ड के सबसे बड़े जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसको बनाने के लिए दोनों ने एग्रीमेंट साइन किया था जयपुर में, वो बनेगा, ठीक है। अब तक इस पे कार्य इस पे शुरू नहीं हुआ है अब तक, ठीक है। उसके बाद जो हम आपको बताएं तारापुर वाला वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हम क्लाइमेट चेंज और एनर्जी का बात करेंगे तो आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में आप बताओगे, ठीक है, इंडिया फ्रांस ने मिलके जो बनाया है, ठीक है। है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है ये कब बना था? सर पेरिस एग्रीमेंट के टाइम शायद बना था। 2015 में, ठीक है। COP 21 था शायद, हाँ COP 21 ही था।
ठीक है, उस समय इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप न्यूक्लियर एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के बीच में अगर जो कॉपरेशन आएगा, ठीक है, तो तो वहां पर आप इन सब बातों को आप लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, ये हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, ये हो गया। देखिए उसके बाद है ना हम ट्रेड पे आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रेड है ना, एज सच हमारा इंडिया फ्रांस के बीच में ना कोई बड़ा कंपोनेंट नहीं रहा है। और जब हम चैलेंजेस का बात करेंगे ना, तो उसमें आप ट्रेड वाले एस्पेक्ट को भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ट्रेड में अगर हम बात करेंगे ना, तो फ्रांस है ना इंडिया का, फ्रांस जो है इंडिया में 11th लार्जेस्ट इन्वेस्टर था, मतलब 11th लार्जेस्ट इन्वेस्टर है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टर। ठीक है, अगर भाई हम ट्रेड देखेंगे तो ट्रेड सिर्फ 15.8 बिलियन यूएसडी है, यूएस डॉलर है। ये 2022-23 का डेटा है। ठीक है, 23-24 का अभी तक नहीं आया है। ठीक है, तो वो 2022-23 का जो हमारा फॉरेन ट्रेड का डेटा है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ दोनों के बीच में जो बायलेटरल ट्रेड है, जो द्विपक्षीय व्यापार है, ठीक है, वो सिर्फ 15.8 बिलियन डॉलर का हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए फ्रांस के साथ हमारा, आपको लगता होगा अरे कितना बड़ा, मतलब हमारे साथ फ्रांस हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है ना, हमारे साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है, हर समय पर हमारे साथ वो सहयोग किया है। ठीक है, जब भी हमें जरूरत पड़ा है। बताइए, हमारा जो रिपब्लिक डे परेड था, वो एन वक्त पे यूएसए के प्रेसिडेंट ने आने से मना कर दिया। ठीक है, वहां पे फ्रांस, मतलब ये सब जेस्चर भी है ना, आपको हमारे रिलेशन को है ना बताता है, रिलेशन के बारे में कि क्या हम हमारे बीच में रिलेशन है। ठीक है, तो देखिए एन वक्त पे, ठीक है, फ्रांस जो जो है, मतलब जो भी डिग्नेटरी नहीं मिल रहे थे, कोई फॉरेन डिग्नेटरी, ठीक है, तो फ्रांस एन वक्त पे, मतलब उनके जो प्रेसिडेंट थे तो वो हमारे पास आए, मतलब वो हमारे गणतंत्र दिवस के परेड में वो मुख्य अतिथि बन के आए। ठीक है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर आपने देखा होगा कि पिछले साल जो जुलाई में जो वहाँ पे बैलिस्टिक डे, वहाँ पे जो परेड हुआ था उनका, फ्रांस का जो अपना इंडिपेंडेंस डे होता है, परेड जो होता है, वहाँ पे चीफ गेस्ट बन के हमारे प्रधानमंत्री गए। ठीक है, तो वहाँ के लिए ना वो चीज़ कॉमन नहीं है। वहाँ का जो वहाँ पे जो परेड होता है ना, बैलिस्टिक डे परेड, ठीक है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो लोग हर साल किसी फॉरेन डिग्नेटरी को बुलाते हैं, वैसा वो बहुत कम होता है। ठीक है, मतलब ये सारा जो आपको इवेंट है ना, ये हमारे दोनों के बीच के, देशों के बीच क्या संबंध है ना, उसको दर्शाता है। ठीक है, तो मतलब ये देख के लगता है कि क्या, मतलब इतना सब कुछ है, क्या है, नहीं है। लेकिन आप देखिए हमारे बीच में ट्रेड रिलेशन क्या है। फ्रांस हमारा 11th लार्जेस्ट फॉरेन इन्वेस्टर है। ठीक है, हमारा ये आपको क्या बोलते हैं, ट्रेड हमारा सिर्फ 15.8 बिलियन डॉलर है। लेकिन इन सब इशू का फ्रांस अगर आप पढ़ते हुए न्यूज पेपर, तो ये सब न्यूज में नहीं आया है उतना। ठीक है, लेकिन आप देखोगे कि जैसे हम WTO वाला बताएं, यूएसए हमारे खिलाफ चला जाता है WTO। ठीक है, यूएसए हमारे खिलाफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर के हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाता है। ठीक है, हमको वो जो कुछ कंसेशन दे रहा होता है, उनका जो GPS था, जनरलाइज्ड प्रेफरेंस सिस्टम, जिसमें वो डेवलपिंग कंट्रीज को कुछ ट्रेड में कंसेशन देते थे टैरिफ में। ठीक है, उस सिस्टम से हमें बाहर निकाल दिया। हमारे ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि आपके साथ हमारा इतना ट्रेड डेफिसिट है, फलाना है, ये है, वो है। लेकिन आप फ्रांस के साथ देखोगे तो ये सब चीज नहीं आपको सुनने को मिलेगा, जबकि हमारे साथ इतना पुअर हमारा ट्रेड रिलेशन है। ठीक है, तो ये भी है ना, एक हमारा दोनों कंट्रीज के बीच में जो एक कॉन्फिडेंस है ना दोनों के बीच में, उसको वो दर्शा रहा है। ठीक है, तो सिर्फ देखिए बायलेटरल जो हमारा ट्रेड है वो सिर्फ 15.8 बिलियन डॉलर है। अरे भाई जर्मनी देखिए, जिसका आप लोग कुछ न्यूज नहीं सुनते हैं उनके साथ, ठीक है, उनके साथ हमारा 30 बिलियन डॉलर का हमारे साथ वो है, ट्रेड है। ठीक है, तो ट्रेड है ना हमारा वीक पोर्शन है। ठीक है, तो वही, तो वैसे ही अगर आपको हमको चैलेंजेस अगर बताना पड़ेगा ना, ठीक है, चैलेंजेस अगर इंडिया फ्रांस के बीच में अगर लिखना होगा, ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो, ये जो लैक ऑफ ट्रेड है, ठीक है, आप उसके बारे में बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा आप बता सकते हैं लैक ऑफ FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, तो फ्रांस का आपको यूरोपियन यूनियन का मेंबर है ना, EU का मेंबर है। ठीक है, और इंडिया EU के साथ क्या हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कितने, पता नहीं कितने साल, 7-8 से 8-9 से ही निगोशिएट हो रहा है। ठीक है, जो मुक्त व्यापार व्यवस्था है, ठीक है, वो हम लोग 2008 से यूएसए के साथ, सॉरी, यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं, लेकिन आज तक कंक्लूजन नहीं हुआ है उसका। ठीक है, तो जब FTA हो जाएगा, तो हो सकता है दोनों कंट्रीज के बीच का जो ट्रेड है वो बढ़ता हुआ हमको देखने को मिले। ठीक है,
तो लैक ऑफ ट्रेड, लैक ऑफ FTA हो गया, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आप जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स है, ठीक है, जिसमें आप जयपुर का आप उदाहरण दे सकते हैं, तो हम आपको बताएं, ठीक है, 2016 में साइन हुआ था, ठीक है, और 2024 आ गया है, अब तक इस पे मतलब काम शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये सारा आप इसको आप चैलेंजेस में दिखा सकते हैं। एक चैलेंजेस आप बहुत जगह पढ़े होइएगा कि आप जियो पॉलिटिकल जो हमारा डाइवर्जेंस है रशिया यूक्रेन के बीच में, उसको भी बहुत जगह पे देखने को मिलता है, लेकिन वो है ना, मुझे उतना एप्ट नहीं लगता है, क्योंकि हम ऊपर आपको बताएं कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी हम दोनों के मतलब इंडिया और फ्रांस के लिए कितना एक चेरिश प्रिंसिपल रहा है, ठीक है। तो ये सारा एक तरीके से आप देखोगे ना तो चैलेंजेस रहा है इंडिया फ्रांस रिलेशंस के बीच में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा आपको इंडिया फ्रांस